आज का टॉपिक हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और ये सेकंड लेक्चर है रेजोनेंस टॉपिक का, जिसका नाम है आज इसमें हेडिंग कराते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। तो पहले हमने एक हेडिंग डाल रखी है डिक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या है इसका कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। तो जैसे इसको समझ लेते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे हमने कोई बेंजीन का कॉनिकल स्ट्रक्चर ले लिया और एक ले लिया हमने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर इसमें हम देखें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है इसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 1.39 एंगस्ट्रम। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कॉनिकल स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ होती है ज़्यादा और रेजोनेंस हाइब्रिड में, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड लेंथ होती है कम। तो रेजोनेंस के द्वारा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बॉन्ड लेंथ में। अच्छा, दूसरा एक और आइडेंटिफिकेशन है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी में हम ये देखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का ये रहता है कि जैसे किसी कंपाउंड में सपोज एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है, कॉनिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमेशा हमने ये बताया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब हाई स्टेबिलिटी है। और इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, लो, लो स्टेबिलिटी। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी कि कॉनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। अब रेजोनेंस एनर्जी, इसको एग्जांपल से समझें तो CO2 के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी ये होती है 300 किलो कैलोरी पर मोल, 300 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर इसी के हम कॉनिकल स्ट्रक्चर के लिए देखें, फॉर कॉनिकल स्ट्रक्चर, तो कॉनिकल स्ट्रक्चर के लिए ये 336 किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ हाइब्रिड होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है वहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल और ले लें बेंजीन का। ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है और सब जानते भी हैं इसको, बेंजीन। तो बेंजीन में 4 कॉनिकल स्ट्रक्चर के लिए एनर्जी जो होती है वो होती है 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अगर रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी फॉर बेंजीन की हेडिंग डाल रखा है, बेंजीन के लिए निकाल लें तो इसके लिए होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या हो जाती है, अब दिखाई दे रहा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी 36 किलो कैलोरी और कॉनिकल स्ट्रक्चर के लिए एनर्जी 49.8 किलो कैलोरी। तो ये पहचान होती है इसकी। अच्छा, एक और अब तीसरी हेडिंग है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा पहले समझ लेते हैं इसको, स्टेबिलिटी को कैसे करें।
देखो ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ व एनर्जी में कमी होने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अतः रेजोनेंस के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब रेजोनेंस के कारण भी बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ में कमी होने पर भी बढ़ जाती है। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है एक एग्जांपल ले लेते हैं। एलाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड, पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले हैं इनके CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये तो हो गया एलाइल क्लोराइड का। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेंजीन रिंग CH2Cl। इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो दोनों एग्जांपल हो गए हमारे पास, एक एलाइल का एक बेंजाइल का। अच्छा, दोनों में क्लोरीन के निकलने की प्रोसेस क्या है वो इसको समझते हैं और फिर इसमें ये देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होगा। निकलने के बाद जो कार्बोकैटाइन मिलता है उसमें हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस। जैसे समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल ले लेते हैं एलाइल का। एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये ले लिया, इसको हमें क्या कराना है, आयनाइज कराना है। इसको आयनाइज करा दो। आयनाइज कराने पर यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज और प्लस क्लोरीन निकल जाता है और ये कंपाउंड मिलता है हमें एलाइल कार्बोकैटाइन। अच्छा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना कार्बोकैटाइन कहलाता है या कार्बोनियम आयन कहलाता है, इसका ध्यान रखना। कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन। इसमें स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो स्टेबिलिटी देखते हैं, क्या देखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज रेजोनेंस करें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। तो CH2 पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस हो गया इसके अंदर। अब दूसरा रेजोनेंस देखते हैं बेंजाइल के अंदर। बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड में देखें तो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH2Cl। आयनाइज करेंगे और क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, ये CH2 प्लस चार्ज प्लस Cl माइनस। तो इसको बोला हमने बेंजाइल कार्बोकैटाइन। क्योंकि कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया, कार्बन पे चार्ज प्लस का आ गया। अब कार्बन पे प्लस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटाइन। अब हमें इसमें क्या देखना, रेजोनेंस देखना है। अच्छा, जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसको देखते हैं, चेक कर लेते हैं। इसके बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ CH2 प्लस का चार्ज। अब
ये जो पाई बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है और जहाँ से जाता है डोनेट होके उस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और ये CH2 वाला कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इसमें 2 बॉन्ड रह गए, यहाँ पे धनावेश आ गया। अब रेजोनेंस इसमें हम दिखाते हैं आगे। अब रेजोनेंस रिंग में जाएगा, रिंग में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज इस पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे, ये ऑर्थो। अब की स्ट्रक्चर क्या ऐसे मिलेगी हमें, इस टाइप की। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, फिर दोबारा रेजोनेंस किया। अब कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा, प्लस चार्ज डबल बॉन्ड CH2, और फिर फाइनली दोबारा से हमें सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस वाली स्ट्रक्चर में और इस वाली स्ट्रक्चर में देखो, एक ये वाली स्ट्रक्चर और एक ये वाली स्ट्रक्चर, इन दोनों में अंतर क्या है कि इसके बॉन्ड इधर लगे हुए हैं, इसके बॉन्ड चेंज हो गए, लेकिन किसके माध्यम से हुए, रेजोनेंस के माध्यम से। यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस हो गया। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस में कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एलाइल में 1 2 स्ट्रक्चर हैं, और इसमें स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये वाला जो कंपाउंड है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और ये कैसा हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल। तो यहाँ पे चीज़ें समझते हैं। अब एक तो हमने देख लिया कि बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड ने क्लोरीन को जब रिलीज़ किया तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना। इसी तरीके से एलाइल क्लोराइड ने जब क्लोरीन को आयनाइज किया तो एलाइल कार्बोकेटाइन बना। तो एलाइल कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन में ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी हमने देखा कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। किसके कारण, कि रेजोनेंस इसमें ज़्यादा हो रहा है, भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बात आती है कि ये तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, लेकिन निकलने की क्रिया, क्लोरीन के निकलने की क्रिया ज़्यादा किसकी है, मतलब एलाइल की है या बेंजाइल की है। तो इसमें ये देखते हैं, इसको समझना। जैसे स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिएक्टिविटी। किसी कंपाउंड के निकलने की क्रिया अगर ज़्यादा है, क्रियाशीलता उसमें ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हमारी बेंजाइल कार्बोकेटाइन की है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो निकलने की क्रिया है इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्लोरीन की। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एलाइल कार्बोकेटाइन हमें कैसा मिल रहा है, लेस स्टेबल मिल रहा है। इसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दोनों में अंतर रहता है। तो मेन चीज़ हमें क्या देखना था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की आइडेंटिफिकेशन में हमने ये देखा कि रेजोनेंस के कारण कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो मोर स्टेबल बाई रेजोनेंस, कौन है मोर स्टेबल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का महत्व क्या है, रेजोनेंस का महत्व क्या है। तो इसका जो महत्व है, इसका महत्व मोस्टली हम जो करते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी में ही करते हैं, है ना, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज हो रहा है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। बाकी इन चीज़ों को ना हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या किसी एमओटी थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको केवल किसके द्वारा करते हैं, रेजोनेंस के द्वारा कर लेते हैं कि फिजिकल
प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज हो रहा है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज हो रही है, और इनके द्वारा उस कंपाउंड की हम क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ज़्यादा एनर्जी किस में है, कम एनर्जी किस में है। तो ये सारी बातें रेजोनेंस सिखाता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। इस प्रकार ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है पूरा रेजोनेंस। धन्यवाद।